नमस्कार दोस्तों, मैं सनत कुमार राजपूत टीचरशिप में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं और जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। दोस्तों, स्कीमा जो टॉपिक है वह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का ही बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसको समझना थोड़ा टफ होता है, जिसमें बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा होता है कि स्कीमा क्या है, स्कीम्स क्या है, दोनों एक किस प्रकार एक दूसरे से अंतर रखते हैं, या फिर इसमें जो आने वाली टॉपिक है जैसे कि अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, उनके बीच जो रखने वाले संतुलन, ये जो टॉपिक है ये एक दूसरे से किस प्रकार रिलेट करते हैं, इन सभी को हम बारी बारी से समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम स्कीमा पर फोकस करते हैं। स्कीमा को समझने के लिए चलिए हम एक प्रयोग करते हैं। यदि आपसे हम पूछते हैं कि एक पालतू पशु का नाम बताइए, यदि आपका जवाब आता है गाय, अब आपने जैसे ही गाय का नाम लिया होगा आपके मस्तिष्क में एक गाय का चित्र बना ही होगा। यह उसी गाय का चित्र होगा जिसे आप कहीं न कहीं देखे होंगे। आपके द्वारा गाय बोलने पर आपके मस्तिष्क में गाय का चित्र बना, यही तो स्कीमा है। अर्थात बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती है तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों का उपयोग करके विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, इसे ही स्कीमा कहते हैं। दोस्तों, इसको और भी बहुत अच्छे से समझने के लिए चलिए हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण यह है कि एक दिन एक बालक एक पक्षी को देखता है, तो वह अपने पापा से पूछता है कि यह क्या है। तो उसके पापा उसे बताते हैं कि यह एक कांवा है। बालक फिर से दूसरे दिन एक कबूतर को देखता है और उसे कांवा बुलाता है। अब बालक जो है कबूतर को कांवा इसलिए कहता है क्योंकि कबूतर भी कांवा की तरह दिखता है। बालक के मस्तिष्क में यह बातें बैठ जाती है कि जिसके पास दो पैर हैं, पंख हैं, जो उड़ सकता है, वह सारी चीज़ें कांवा होती हैं। अर्थात बालक के मस्तिष्क में कांवा का स्कीमा विद्यमान हो गया है, ऐसा कहेंगे। तो दोस्तों, उन्होंने बालक ने एक कबूतर को भी देखकर कांवा बुला रहा है। उसका मतलब ये है कि कांवा का जो स्कीमा है वो पहले से विद्यमान है उनके मस्तिष्क में। अर्थात इसको अगर हम बाल मनोविज्ञान के अनुसार इनका परिभाषा देखेंगे तो इस प्रकार होगा: एक ऐसी मानसिक संरचना जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं का संगठित करने हेतु विद्यमान होती है। दोस्तों, यह जो है बाल मनोविज्ञान के अनुसार ये परिभाषा है। दोस्तों, इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि आगे अनुकूलन आएगा, समायोजन आएगा, आत्मसातकरण आएगा, समायोजन, उनके द्वारा हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, स्कीमा की जो शब्दावली है, स्कीमा को और किस किस नाम से जाना जाता है वो इस प्रकार है। सबसे पहले तो स्कीमा को मानसिक संरचना भी कहा जाता है, मेंटल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है कि स्कीमा को और किस नाम से जाना जाता है। तो स्कीमा जो होता है मानसिक संरचना के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा जो है विचारों का समूह, इसे अ पैटर्न ऑफ थॉट्स भी कहा जाता है। इंग्लिश नेम भी याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी हमारा हिंदी नेम कुछ अलग तरीके से आ जाता है, तो इंग्लिश नेम कभी बदलता नहीं है। तो तीसरा भी देखिए दोस्तों, सूचनाओं का पैकेट्स या समूह, अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, इस प्रकार इसकी स्कीमा की शब्दावली है। इन्हें इन नामों से और जाना जाता है। चलिए दोस्तों, स्कीमा को समझने के लिए इसके महत्वपूर्ण भाग को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसका महत्वपूर्ण भाग है, अगर हम इनके महत्वपूर्ण भागों को पूरी तरीके से समझ लेते हैं तो स्कीमा का जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो हम अनुकूलन देखते हैं, एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन क्या है? तो पियाजे ने एडॉप्टेशन का अपने अनुसार जो परिभाषा दिए हैं वो ये है: बालकों में वातावरण के साथ जो सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे हम अनुकूलन करते हैं। अर्थात पूर्व अनुभव और नए अनुभव के बीच संतुलन को अनुकूलन कहा जाता है।
अनुकूलन को भी समझने के लिए जो इनके महत्वपूर्ण पक्ष हैं उनको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इनके महत्वपूर्ण पक्ष क्या हैं? तो इनके महत्वपूर्ण पक्ष हैं आत्मसात्करण, एसिमिलेशन, या पहला जो है आत्मसात्करण है और दूसरा जो है समायोजन है, एकोमोडेशन कहते हैं जिसको। दोस्तों आत्मसात्करण क्या है? पूर्व ज्ञान में यदि नवीन ज्ञान को जोड़ दिया जाता है तो उसको हम आत्मसात्करण कहते हैं। और जो एकोमोडेशन है वो जो है पुराने स्कीमा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। और उनके आत्मसात्करण और समायोजन, एसिमिलेशन एवं एकोमोडेशन में जो बीच में जो संतुलन की परिस्थिति आती है उसको हम साम्य धारण या इक्विलिब्रियम बोलते हैं। दोस्तों ये जो है तीनों जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आत्मसात्करण, समायोजन, साम्य धारण, इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं या इनको और भी हम बहुत ही डिटेल में देखते हैं। दोस्तों इसको हम और अच्छे से समझने के लिए हम इस प्रकार का इसका क्रिया रेखा तैयार किया है। आत्मसात्करण, फिर संतुलन होता है, फिर नई परिस्थिति निर्माण होता है बच्चे के मस्तिष्क में, फिर असंतुलन होता है, फिर समायोजन होता है। इन जो महत्वपूर्ण चरण हैं उसको बारी बारी से हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें आत्मसात्करण को देख लेते हैं, किस प्रकार बालक के मस्तिष्क में आत्मसात्करण या आत्मसात होता है। अब देखते हैं, सबसे पहले एक उदाहरण से इसको समझते हैं। एक माँ जो है रसोई में लहसुन छील रही थी, तभी उनका बच्चा आता है जिन्हें काजू खाने में बहुत ही रुचि रहता है। उसको काजू बहुत पसंद रहता है बच्चे को। तो बच्चा बोलता है, माँ आप काजू खा रहे हैं, मैं भी खा लूँ। अब यहाँ बच्चे लहसुन को काजू कह रहा है, उसका मतलब कि उसके मस्तिष्क में काजू का स्कीमा पहले से बना हुआ है। दोस्तों यहाँ बच्चा लहसुन को देखकर काजू का आत्मसात कर रहा है। लहसुन को देखकर काजू का जो उसके अंदर में मस्तिष्क में पहले से जो स्कीमा है वह लहसुन को देखकर उसमें इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। और जो पहले से स्कीमा तैयार है काजू का, और उस काजू जैसे कोई वस्तु दिखाई दे रहा है जैसे कि छिला हुआ लहसुन, तो उसको देखकर उसमें आत्मसात कर रहा है। मतलब वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, पूर्व ज्ञान के अनुसार लहसुन को भी काजू समझ बैठ रहा है। अब इसमें नेक्स्ट जो होगा संतुलन। अब काजू के स्कीमा से लहसुन को भी काजू बोलना उस बच्चे के जो पूर्व ज्ञान के अनुसार संतुलन बैठा लिया। अब उन्होंने काजू के जो स्कीमा है उनके अनुसार लहसुन को भी काजू समझ बैठा लेना, अपने मस्तिष्क में समझ बैठा लेना कि ये भी काजू है। तो वो अपने ही आत्मसात्करण के बाद उसने अपने ही विचार में एक संतुलन बना लिया कि हाँ ये भी काजू है। अब उनमें जो आती है नई परिस्थिति, जो कि हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट, नई परिस्थिति। अब जो नई परिस्थिति कब पैदा होता है, जब बच्चे की माँ बोलती है, बेटा यह काजू नहीं है, यह तो लहसुन है, इसे सब्जी बनाने के लिए उपयोग करते हैं। अब बच्चा नहीं मानता, टेस्ट करके भी देखता है, तब उसे लगता है कि माँ सही बोल रही है। अब उसके मन में नई परिस्थिति आने के बाद जब माँ ने बताया कि बेटा यह काजू नहीं है, लहसुन है, अब उसको टेस्ट करके देखने के बाद उनके विचार में क्या हुआ, असंतुलन पैदा हो गया। कि असंतुलन कैसे पैदा हुआ, अब काजू व लहसुन दो चीज़ों के बीच असंतुलन हो गया, क्योंकि एक जैसे तो दिख रहा है लेकिन यह अलग अलग है।
दोस्तों, जैसे ही उनके मन में असंतुलन पैदा हुआ, अब उन्होंने समायोजन की तैयारी करने लगी। कैसे? अब बच्चा जो है अपने पुराने स्कीमा को परिवर्तित या मॉडिफाई कर देता है, और मॉडिफाई करके वो समझ लेता है कि हर चीज़ जो काजू जैसे दिखते हैं वह काजू नहीं होता है। तब बच्चे के मस्तिष्क में काजू व लहसुन का अलग अलग स्कीमा निर्माण हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार बच्चा अपने पुराने स्कीमा को चेंज करके नई स्कीमा बना लेता है, मतलब वह समायोजन कर लेता है। तो दोस्तों, हमने आत्मसातकरण, संतुलन, नई परिस्थिति कैसे पैदा हुई और उनमें असंतुलन भी कैसे आई, और उनके बीच अपने ही विचार को कैसे वो समायोजन कर लिया। तो दोस्तों, ये पूरा जो है, ये पूरा जो बिंदु है वो पूरा स्कीमा का ही भाग है। कैसे वो लहसुन को देखकर काजू समझ बैठता है, तो फिर समझ बैठता है तो उनमें पूरे रूप से कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यही काजू है। तो उस स्थिति को फिर हम संतुलन कहते हैं। फिर उनके बीच मम्मी के बताए जाने पर क्या होता है कि यह बेटा काजू नहीं है, लहसुन है, तो फिर उनमें जो है नई परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, और उसको चख के देखने पर उनमें जो है असंतुलन पैदा हो जाता है कि यह दो अलग अलग चीज़ें हैं जो कि एक जैसे दिखाई देती हैं। अब उन्होंने असंतुलन के बाद अपने ही विचार में परिवर्तित करके, अपने ही स्कीमा में परिवर्तित करके वो समायोजन कर लेता है। मतलब वह अपने पुराने स्कीमा को मॉडिफाई करके नया स्कीमा तैयार कर लेता है कि लहसुन और काजू एक जैसे तो दिख रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम इस उदाहरण के ज़रिए से बहुत अच्छे तरीके से समझें। दोस्तों, इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है वह जो है स्कीम्स। दोस्तों, स्कीम्स को भी बहुत से जो बाल मनोविज्ञान के पढ़ने वाले होते हैं, गहराई से अध्ययन करने वाले होते हैं, वो भी अगर अच्छे से इनका जो क्या बोलते हैं इसको, अगर अच्छे से नहीं समझ पाए हैं तो वो दोनों में अंतर कर नहीं पाते, दोनों को एक तरीके से ही सोचने लग जाते हैं। ये स्कीम्स या स्कीमा एक ही तो हो सकता है ऐसे करके। लेकिन बच्चों के द्वारा जो, मतलब हम इसको बच्चे के उदाहरण से हम समझ सकते हैं, कुछ उदाहरणों के प्रयोग से समझ सकते हैं कि यह दोनों एक ही चीज़ नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि हम स्कीम्स को, होता क्या है, व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न होता है। दोस्तों, इसको याद रखिएगा, स्कीम्स क्या होता है, व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न होता है जिसे आसानी से दोहराया जा सके, स्कीम्स कहलाता है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्यवहारों का संगठित पैटर्न। दोस्तों, स्कीमा क्या था? स्कीमा जो है मानसिक पैटर्न था, मानसिक संरचना था, और स्कीम्स क्या है? व्यवहारिक संगठित पैटर्न है। तो दोनों में बहुत ही अंतर है, और दोनों को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे तभी समझ में आएगा। चलिए इसके एक बच्चे के उदाहरण से समझते हैं। एक जो बच्चा होता है वह प्रतिदिन सुबह उठकर विद्यालय जाने के लिए एक निश्चित क्रम में कार्य करता है, जैसे कि बस्ता तैयार करना, नाश्ता करना, यूनिफॉर्म पहनना, फिर विद्यालय जाना। ये बालक के व्यवहारों का संगठित पैटर्न होता है जिसे वह रोज़ दोहराते रहता है। तो इस प्रकार दोस्तों, जो स्कीम्स होता है वो व्यवहारों का संगठित पैटर्न है जिसे बच्चा रोज़ अपने डेली रूटीन में रखता है। इस प्रकार का जो मानसिक संरचना होती है, जैसे कि हम कहीं रोज़ हम आना जाना कर रहे हैं, मान लो हमें 40-50 किलोमीटर अपने जॉब के लिए जाना पड़ रहा है, और उसके जाने का एक पैटर्न इस प्रकार है जो हमारे मस्तिष्क में पहले से बैठ गया है कि हमें अपने घर से सबसे पहले जाना है बस स्टैंड तक, तो उसमें हम जाते हैं ऑटो से। ऑटो के बाद फिर हम बस
बस स्टैंड में बस का इस्तेमाल करते हैं। बस का इस्तेमाल करने के बाद फिर बस से उतरकर फिर से ऑटो के द्वारा हम जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये हमारा डेली एक रूटीन रहता है जिस पैटर्न को हम हमेशा फॉलो करते हैं, मतलब वो एक संगठित पैटर्न होता है, तो जिसे हम रोज़ दोहराते रहते हैं। ये स्कीम्स का ही अवधारणा है दोस्तों, इसको हम उदाहरण के द्वारा समझें। दोस्तों, इस प्रकार हम आने वाले वीडियो में और भी नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिन दोस्तों के द्वारा टेट या शिक्षक भर्ती का तैयारी किया जा रहा है उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद साथियों।